हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजी फ्लाई में। तो आज की यह वीडियो हमारी सीडीपी सीरीज की पार्ट 4 होने वाली है, जिसमें हम दोस्तों डी ट्रिपल एस बी पी आर टी के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज कर रहे हैं, जो कि आने वाली आपकी परीक्षा डी ट्रिपल एस बी पी आर टी खासकर और आपका सी टेट के वी एस और एन वी एस जैसे एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए आज की यह वीडियो प्रश्न नंबर 30 से शुरू करेंगे और लगभग 15 प्लस प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज यहाँ पे हम करेंगे। आप देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे कब आया है, कौन से उसमें पूछा गया है, वो सब यहाँ पे मेंशन है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। क्या प्रश्न है कि कई मनोवैज्ञानिकों द्वारा समाजशास्त्र के अनुशासन में किशोर अवस्था की जांच की गई है। ठीक है, क्या है? किशोरावस्था की जांच की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है, आपसे पूछा है। मतलब कौन सा समाजशास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है, कौन सा मनोवैज्ञानिक आपसे पूछा है। पहला विकल्प है एडगर फ्रीडेनबर्ग, दूसरा है एलिशन डेविस, तीसरा है कर्ट लेविन और डी है ग्लेन एल्डर। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सा वह मनोवैज्ञानिक है जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, जरा सूची का क्या होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, चलिए मैं ही बता देता हूँ, गिलेन एल्डर होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि गिलेन एल्डर मनोवैज्ञानिक जो है ये समाजशास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ये जीवन काल सिद्धांत से संबंधित है। किससे? जीवन काल सिद्धांत से ये संबंधित है, जीवन काल सिद्धांत से ये संबंधित है ग्लेन एल्डर। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। पहला कथन है, देखिए इस टाइप के प्रश्न अब एग्जाम में ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिसमें कथन दिए होते हैं और आपसे पूछता है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा नहीं है। तो इस टाइप के प्रश्नों को ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस करना है और रिवीजन आपको यहाँ पे करना है। कंप्लीट सीडीपी हम यहाँ पे करा रहे हैं। चलिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ जाएं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि सहभागी समूह बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार सीखने में मदद करते हैं। दूसरा कथन है माता पिता के एक दूसरे के साथ संबंध का बच्चे के पालन पोषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, पहला कथन क्या है, दोबारा से समझते हैं कि सहभागी समूह बच्चे को जेंडर उपयुक्त व्यवहार सीखने में मदद करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरा कथन क्या है कि माता पिता के एक दूसरे के साथ संबंध जो है बच्चे के पालन पोषण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, बिल्कुल गलत लिख रखा है, क्योंकि जो माता पिता का एक दूसरे के साथ संबंध होता है उससे बच्चे के पालन पोषण पर फर्क पड़ता है। यदि माता पिता आपस में झगड़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं उसका नकारात्मक प्रभाव बच्चे पे पड़ेगा। बच्चा देखेगा कि ये अरे मेरे मम्मी पापा तो आपस में लड़ते रहते हैं हर समय, तो वो कहीं ना कहीं उसके जो पालन पोषण पर वो इफेक्ट डालेगा। सही से उसका पालन पोषण नहीं होगा, मतलब पिता ध्यान नहीं देगा या माता ध्यान नहीं देगी बच्चे पर, तो इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या है, नहीं पड़ता है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पे केवल और केवल फर्स्ट सही हो जाएगा, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल फर्स्ट सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि किस आयु तक बच्चे व्रत, ठीक है, सर्कल, वर्ग, स्क्वायर, ठीक है, या त्रिभुज जैसी आकृतियां बनाना शुरू कर देते हैं। पहला है 6 वर्ष, ऑप्शन बी है 10 वर्ष, ऑप्शन सी है 2 वर्ष, ऑप्शन डी है 3 वर्ष। आपसे यहाँ पे पूछा है कि किस आयु तक के बच्चे जो हैं, किस आयु तक के बच्चे वृत्त, वर्ग और त्रिभुज जैसी आकृतियां बनाना शुरू कर देते हैं। जरा सोचिएगा, दिमाग पर जोर डालिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। 32 का राइट आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन डी, 3 वर्ष यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि 3 वर्ष की आयु तक बच्चे जो है वृत्त, वर्ग और त्रिभुज जैसी आकृतियां बनाना शुरू कर देते हैं। और जबकि बात करें हम अन्य जटिल आकृतियों की, तो बच्चे 5 से 6 वर्ष की आयु में अन्य जटिल आकृतियां जो है बनाना सीख पाते हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सीडीपी क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, कंप्लीट सीडीपी क्लासेस। जो बच्चे तैयारी करे हैं टीचिंग एग्जाम्स की या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, वो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। चलिए आप देख ही सकते हैं कंटेंट। चलिए 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है, आपको बताना है। पहला कथन क्या है? पहला कथन क्या है कि मध्य बालावस्था के दौरान मित्रता में लड़कों की तुलना में लड़कियों में सहयोग करने की क्षमता अधिक होती है। और दूसरा कथन क्या है कि मध्य बालावस्था की मित्रता में लड़कों की तुलना में लड़कियों में अतरंग साझा करना अधिक सामान्य होता है। तो ये आपसे पूछा है, तो कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? चलिए देखिए, मध्य बालावस्था के दौरान मित्रता में लड़कों की तुलना में लड़कियों में सहयोग करने की क्षमता अधिक होती है। ये कथन दोस्तों बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये मध्य बालावस्था के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि किशोर अवस्था से रिलेट करता है कथन पहला। और दूसरी की बात करें कि मध्य बालावस्था की मित्रता में लड़कों की तुलना में लड़कियों में अतरंग साझा करना अधिक सामान्य है, ये कथन बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केवल सेकंड यहाँ पे ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जितने भी प्रश्न है दोस्तों प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए हैं, तो एक एक प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें दोस्तों। एक एक प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेगा, यदि आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, अच्छे से हमारी ये वीडियो देख लेते हैं। चलिए 34 प्रश्न नंबर कि कमजोर लेखन कौशल की यहाँ पे बात हो रही है, जिसमें कमजोर मोटर कौशल और नियोजन शामिल हैं, को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए डिस्प्रैक्सिया, ऑप्शन बी है हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन सी है मायोपिया, ऑप्शन डी है डिस्कैल्कुलिया। बताइए यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? कमजोर लेखन कौशल जिसमें कमजोर मोटर कौशल और नियोजक शामिल हैं, उसको क्या कहा जाता है? डिस्प्रैक्सिया कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों सब कमेंट जरूर करते रहिएगा कि कौन सा आपका सही है आंसर। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको पता लगेगा कि आप कितने पानी में हैं और कितनी तैयारी आपकी बेहतर है। ठीक है, तो कमेंट करते रहिएगा और लास्ट में हमें बताइएगा कि कितने आपके सही हुए। चलिए अगला प्रश्न 35 की एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का मुख्य कार्य किसका निर्माण करना है? परिचय स्थगन, पराअहम परिचय, सुसंगत परिचय या परिचय प्रसार? बताइए एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, तो बात करें यहाँ पे एरिक एरिक्सन के अनुसार जो है वो किशोर अवस्था को जो है 12 से लेकर लगभग जो है 20 वर्ष तक की अवस्था इन्होंने माना है। 12 से लेकर लगभग 20 वर्ष की अवस्था इन्होंने माना है। और इन्होंने क्या है, किशोरों में दो प्रकार के मनोसामाजिक पहलू विकसित होते हैं ये कहा है। पहला क्या है? अहम पहचान नामक धनात्मक पहलू, और दूसरा जो है आपका भूमिका संक्रांति या पहचान संभांति नामक ऋणात्मक पहलू। ठीक है, तो यहाँ पे जो किशोर अवस्था का मुख्य कार्य इन्होंने बताया है वो सुसंगत परिचय का निर्माण करना यहाँ पे बताया है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सुसंगत परिचय का निर्माण करना यहाँ पे मुख्य कार्य है किशोर अवस्था का, ये इन्होंने कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 36 है कि प्याजे के, देखिए प्याजे से संबंधित प्रश्न है तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि प्याजे के उपागम में मूर्त संक्रिया की बात हो रही है, क्या है? पहला कथन है यह प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है। ठीक है, क्या है? यह प्याजे के जो है संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है, बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, जो मूर्त संक्रिय अवस्था है ये तीसरी संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है प्याजे की। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा है इस दौरान जो है बच्चों में तार्किक सोच विकसित होती है लेकिन अमूर्त सोच नहीं, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ही कथन यहाँ पे ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला और दोनों बिल्कुल ठीक है। ठीक है, प्याजे की मूर्त संक्रिया, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की थर्ड अवस्था है, यह ध्यान रखना। और इस दौरान जो है बच्चों में तार्किक सोच विकसित होती है, पूछ लिया जाता है आपसे। ठीक है, तार्किक सोच कब विकसित होती है? तो मूर्त संक्रिया थर्ड अवस्था में प्याजे की। ठीक है,
लेकिन अमूर्त सोच नहीं, ठीक है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए ये आपका 2022 से थर्ड में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कैसे लग रहे प्रश्न कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं कि शिशु विकास के संदर्भ में, देखिए शिशु विकास के संदर्भ में तथा दुश्चिंता के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन क्या है, यहाँ पे देखेंगे कि विचित्र दुश्चिंता, देखिए दुर्चिंता नहीं है, दुश्चिंता लिखा हुआ है। विचित्र लोगों और स्थानों की सतर्कता है जो कुछ शिशुओं द्वारा पहले वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान दर्शाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा कथन है कि वियोगज दुश्चिंता एक शिशु द्वारा दिखाया गया संकट है जब एक परिचित देखभाल करने वाला चला जाता है। ये दोनों ही बिल्कुल कथन ठीक हैं, ठीक है। विचित्र दुश्चिंता के बारे में तो दोनों ही कथन यहाँ पे ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे लग रही दोस्तों वीडियो, लाइक करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर से आ गया है प्याजे से संबंधित प्रश्न कि क्या है 38 प्रश्न कि प्याजे के अनुसार वस्तु का स्थायित्व क्या है। प्याजे के अनुसार वस्तु का स्थायित्व क्या है आपसे पूछा है। पहला कथन क्या है, यह समझ की दृष्टि से बाहर होने पर भी कोई व्यक्ति या वस्तु अस्तित्व में होती है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वस्तु का स्थायित्व की यही परिभाषा है प्याजे के अनुसार। दूसरा कथन है यह संवेदी गत्यात्मक अवस्था के दौरान धीरे धीरे विकसित होता है, तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल ठीक है। प्याजे के अनुसार वस्तु का स्थायित्व की जो परिभाषा इन्होंने दी है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए, पहला और दूसरा दोनों ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इनके जो आंसर है दोस्तों, कुछ के आंसर आप जब अच्छे से थ्योरी पढ़ोगे तब आप आसानी से समझ पाओगे क्यों सही हैं चीज़ें, ठीक है। तो थ्योरी आप पढ़िएगा जरूर। चलिए और यहाँ पे फिर प्रैक्टिस और रिवीजन करिएगा। चलिए 39 प्रश्न कि संवेदी गत्यात्मक अवस्था का निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमिलित है। संवेदी गत्यात्मक अवस्था की यहाँ पे बात हो रही है, तो कौन सा यहाँ पे सही सुमिलित है आपको बताना है, सही पूछा है आपसे। पहला है वस्तु स्थायित्व प्रतीकों के उपयोग पर निर्भर करता है जो छठी उपावस्था 18 से 24 महीने में शुरू होता है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो वस्तु स्थायित्व है अभी हमने बात की थी संवेदी गत्यात्मक अवस्था है, ठीक है। क्या है, संवेदी गत्यात्मक अवस्था की ये बात है, ठीक है। वस्तु स्थायित्व जो कि यदि हम बात करें तो ये इंद्रियों के उपयोग पर निर्भर करती है ना कि प्रतीकों के उपयोग पर, ठीक है। तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। और ये संवेदी गत्यात्मक 0 से 2 वर्ष संवेदी पेशीय अवस्था में विकसित होती है ये चीजें, ठीक है, वस्तु स्थायित्व का गुण, ठीक है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऊपर हमने बात की थी अभी। और दूसरा क्या है, वर्गीकरण प्रतिनिधित्वात्मक चिंतन पर निर्भर करता है जो छठी उपावस्था 18 से 24 महीने के दौरान विकसित होती है, बिल्कुल ठीक है। तो सेकंड कथन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है और फर्स्ट गलत है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा केवल सेकंड सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40 कि जन्म के समय कम भार वाले, देखिए कम भार वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं। प्रश्न है कि जन्म के समय यदि बच्चे कम भार वाले पैदा होते हैं तो उसमें से कौन सा कारक जिम्मेदार है आपसे पूछा है। पहला कथन क्या है कि खराब पोषण, अपर्याप्त प्रसवपूर्व देखभाल, धूम्रपान, तनाव के संपर्क में आना, तो ये बिल्कुल जिम्मेदार है। जब खराब पोषण रहेगा, अपर्याप्त जो है प्रसवपूर्व देखभाल रहेगा, अच्छे से देखभाल नहीं करेंगे, और माता पिता जो माता है वो धूम्रपान वगैरह करती हैं या तनाव के संपर्क में रहती हैं, तो उससे क्या है, ये जिम्मेदार है कारक बच्चे के कम भार का बच्चा पैदा होने पे, तो बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरा कथन क्या है, अच्छे सामाजिक आर्थिक कारक जैसे शिक्षित परिवार, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये कोई जिम्मेदार नहीं है। तो सकारात्मक प्रभाव एक तरीके से कह लीजिएगा, तो ये जिम्मेदार नहीं है कम भार वाले बच्चे पैदा होने पे, तो ये गलत हो जाएगा। और थर्ड देखते हैं कि गर्भावस्था से पहले के चिकित्सीय कारक जैसे कोई बच्चा न होना या 4 से ऊपर होना, मतलब 4 बच्चे से ऊपर होना, तो ये कहीं न कहीं ज़िम्मेदार है जब बच्चे में कम भार होगा, तो ये ठीक होगा। तो इसलिए यहाँ पे पहला और आपका थर्ड तीसरा,
यहाँ पे सही है। तो पहला और तीसरा देखिए कहाँ पे है, तो वो ऑप्शन बी में है, तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को देखना है हमें, और ऐसे ही प्रश्न आपको DSSB PRT की परीक्षा में, सीटेट में, जितने भी आप टीचिंग एग्जाम्स हैं उनमें आपको देखने को मिलेंगे। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 41 प्रश्न है कि डॉट 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 चूहों और कबूतरों के साथ BF स्किनर द्वारा विस्तृत रूप से डिजाइन किए गए प्रयोगों की एक श्रृंखला का परिणाम है। पहला है संक्रिया अनुकूलन, दूसरा कथन है शास्त्रीय अनुकूलन। अब आपको यहाँ पे बताना है कौन सा परिणाम है। तो देखिए, BF स्किनर की जब बात आती है तो उन्होंने चूहों और कबूतरों पर प्रयोग किए। तो इसको क्या कहा गया, इनके सिद्धांत को, तो इनके इस सिद्धांत को कहा गया आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्या? क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ठीक है, ये कहा गया। ठीक है, और इसको बोलते हैं संक्रिया अनुकूलन। तो पहला कथन यहाँ पे राइट हो जाएगा। शास्त्रीय अनुकूलन जो है ये पावलाव से संबंधित है, कुत्तों पर प्रयोग किया था। तो कथन यहाँ पे केवल फर्स्ट सही है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, पूछा जाता है कि BF स्किनर ने किस पे प्रयोग किए, चूहे और कुत्तों पर, तो इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, उनके को क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या संक्रिया अनुकूलन। ठीक है, इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। बात करें शास्त्रीय अनुबंधन की, तो ये पावलाव से संबंधित है, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किए थे। चलिए अगला देखते हैं 42 कि स्वायत्तता के संदर्भ में स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह क्या है। पहला कथन है यह मनोसामाजिक विकास में एरिक्सन की पहली अवस्था है। तो बिल्कुल गलत है ये कथन। क्यों गलत है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये पहली अवस्था नहीं है, ये दूसरी अवस्था है। ठीक है, पहली नहीं है, ये दूसरी है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि इसमें बच्चे स्व प्रतिज्ञा और दूसरों द्वारा नियंत्रण के बीच संतुलन हासिल करते हैं। ये बिल्कुल ठीक है स्वायत्तता के संदर्भ में। ठीक है, तो यहाँ पे केवल सेकंड सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात यहाँ पे हम थोड़ी सी करें, ये क्या है स्वायत्त बनाम शर्म और संदेह, ये क्या है। इसमें ये समझाना चाह रहा है कि जब जो बच्चा है वो कब करता है शर्म वगैरह, या तो जब उसके बच्चे जो जब माता पिता थोड़े कठोर प्रवृत्ति के हों और उनको अपने बच्चों से ये ना हो कि ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा उस काम को, तो उसमें डांट देते हैं बच्चे, तो उनकी क्षमता पर जो है वो शक करते हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है, बच्चे स्वयं लज्जा अनुभव करते हैं तथा उनमें जो है शर्म व संदेह की भावना विकसित होने की संभावना क्या है, बढ़ जाती है। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो एरिक्सन की ये दूसरी अवस्था है, पहली नहीं है, बाकी सब कुछ सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए केवल डी यहाँ, केवल सेकंड सही है कथन, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसी लग रही है दोस्तों वीडियो, एक बार लाइक करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अभी 2 से 3 प्रश्न और बचे हैं, जल्द ही वीडियो को हम समाप्त कर लेंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहें, एक एक प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न है 43 कि सिद्धांतवादी बाकन के अनुसार जो है किशोरावस्था पूरी तरह से क्या है, एक राजनीतिक घटना, दार्शनिक घटना, या सामाजिक घटना, या सांस्कृतिक घटना। तो जो सिद्धांतवादी बाकन थे उनके अनुसार जो है किशोरावस्था क्या है, उन्होंने क्या कहा, किशोरावस्था एक सामाजिक घटना उन्होंने बताई है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही बात करें हम कोहलर की, तो उन्होंने कहा कि किशोर अवस्था वह काल है जिसकी विशेषताएं लिंगी, सामाजिक, व्यावसायिक और आदर्श संबंधित समायोजन व माता पिता पर निर्भरता से मुक्ति प्राप्त करने की चेष्टा आदि हैं। और बात करें यहाँ पे स्टैनली हॉल पीछे कैसे रख सकते हैं, उन्होंने किशोरावस्था को कहा है दबाव, तूफान, तनाव तथा संघर्ष का समय, उन्होंने किशोरावस्था को कहा है स्टैनली हॉल ने। और ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाती हैं ये परिभाषाएं, तो इन पे ध्यान रखिएगा, जो मैंने कहा है चीजों को अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए 44 प्रश्न नंबर देखते हैं कि यौवन की शुरुआत और प्रगति
कई कारकों से प्रभावित होती है, निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है, आपसे पूछा है। मतलब कहने का मतलब है कि यौवन की जब शुरुआत होती है और प्रगति होती है तो वो कई कारकों से प्रभावित होती है। अब कौन सा वह कारक है जो इससे नहीं होती है, आपसे पूछा है। ठीक है। पहला, स्थायी बीमारी की उपस्थिति इससे प्रभावित होती है। पोषण और आहार इससे प्रभावित होती है। सामाजिक आर्थिक अवस्थिति इससे प्रभावित होती है। प्रभावित नहीं होती है तो वह कारक है आपका कौन सा, वह कारक है केवल बी, खुशहाल जीवन घटनाएं, इससे प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खुशहाल जीवन घटनाएं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 45, कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत में अवस्था 5 नैतिकता निम्नलिखित में से किससे परिभाषित है करती है। ठीक है, अवस्था 5 नैतिकता निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करती है, कोहलबर्ग से प्रश्न बना है। तो यहाँ पे देखिए कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के सिद्धांत में 3 चरण आपके, क्या 3 चरण जिसको स्तर बोलते हैं, और 6 अवस्थाएं यहाँ पे जो है और जिसमें अब यहाँ पे अवस्था 5 से ये प्रश्न पूछा है कि यदि आपने अच्छे से पढ़ी है अवस्था 5 तो क्या है, क्या परिभाषित करती है। पहला क्या है कि नैतिक रूप से क्या सही है वह व्यक्तिगत अधिकारों सहित समाज द्वारा सहमत मूल्यों से निर्धारित होता है। बिल्कुल ठीक है। कानूनों को अब स्थिर नहीं बल्कि सापेक्ष रूप से देखा जाता है। ये दोनों ही अवस्था 5 से संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पहला और दोनों ही सही है, पहला और सेकंड कथन दोनों ही सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, इसको देख लेते हैं। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित है। पहला कथन है, हम चाहते हैं कि हमारे छात्र ऐसे वयस्कों के रूप में विकसित हों जो जल्दी और निर्णायक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। भावनात्मक क्षेत्र बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये गलत है। और हम चाहते हैं कि हमारे छात्र स्पोर्ट्समैनशिप और टीम कार्य जैसे गुणों को प्रदर्शित करें, ये संज्ञानात्मक क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पे ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे गलत हैं, न ए न फर्स्ट न ही सेकंड, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी। क्योंकि इसका मैं बता दूं आपको थोड़ा सा कि भावनात्मक क्षेत्र में यह सम्मिलित नहीं है कि छात्र ऐसे वयस्कों के रूप में विकसित जो जल्दी और निर्णायक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, जबकि भावनात्मक क्षेत्र अधिगम के उद्देश्यों का वर्णन करता है। जब एक भावना स्वर एक संवेग या स्वीकृति अथवा अस्वीकृति की मात्रा पर जोर दिया जाता है। इसी प्रकार संज्ञानात्मक क्षेत्र क्या है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में जो है बच्चा छात्रों का स्पोर्ट्समैनशिप तथा टीम कार्य जैसे गुणों को प्रदर्शित करना सम्मिलित नहीं है, जबकि इसके अंतर्गत ज्ञान, मानसिक और बौद्धिक कौशल विकास शामिल है। ठीक है, ये दोनों ही यहाँ पे गलत है, दोनों ही सुमिलित नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो कैसे लगे ये वीडियो, कैसे लगे ये प्रश्न दोस्तों हमारे, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि आपको पसंद आई हो तो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही टीचिंग एग्जाम्स की वीडियोस के लिए और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वीडियो के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसी वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों तक।